नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में मैं उमा गहलोत आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है हर्ष की विजय एवं साम्राज्य विस्तार। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात हमारे भारत का हरियाणा राज्य है। देखिए यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर है, फिर उसके पास में पंजाब है, उसके पश्चात पंजाब के पास में ही हरियाणा है। तो हमारे भारत का हरियाणा राज्य, उस हरियाणा राज्य में ही थानेश्वर नामक स्थान, हरियाणा में थानेश्वर नामक स्थान है। तो गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। इस पुष्यभूति वंश का जो चौथा शासक था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश का चौथा शासक प्रभाकर वर्धन था। कुछ समय पश्चात प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। पांचवा शासक हर्ष का बड़ा भाई राज्यवर्धन बना। राज्यवर्धन जब शासक बना था तो इसने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति का अवलंबन किया था। लेकिन उस समय हमारे भारत में जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उस समय बंगाल पश्चिम बंगाल नहीं था, संपूर्ण बंगाल हुआ करता था। तो बंगाल का गौड़ शासक था शशांक। इस बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जब हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की इस बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने, तो यह हत्या होते हुए हर्ष की बहन, जिसका नाम था राज्यश्री, हर्ष की बहन राज्यश्री ने अपनी आंखों से देख लिया कि मेरे बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या किसने की? बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने की। शशांक ने राज्यवर्धन की तो हत्या कर दी, इसको भी मारने के लिए अपने सैनिक भेजे, राज्यश्री को भी मारने के लिए अपने सैनिक भेजे थे। लेकिन राज्यश्री तुरंत वहां से भाग निकली। 1 साल तक राज्यश्री का पता भी नहीं चला कि राज्यश्री कहाँ चली गई थी। राज्यश्री कहीं पहाड़ी स्थानों पर जाकर छुप गई थी, किसी को भी पता नहीं चला कि वो कहाँ है। अब राज्यवर्धन की हत्या हो गई, राज्यवर्धन का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर कोई था ही नहीं। कौन राजा होगा, कौन यहाँ पर शासन स्थापित करेगा? तब आखिरकार जितने भी सामंत थे, महामंत्री थे, सब के सब हर्षवर्धन के पास में गए और हर्ष को कहा कि आप अपने इस साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन हो जाइए। हर्ष ने मना कर दिया कि मैं सिंहासन के लायक नहीं हूँ। सारे सामंतों, मंत्रियों, प्रधानमंत्री ने मिलकर हर्ष को समझाया कि आप ही इस वंश के छठे और अंतिम शासक हैं, आप नहीं बैठेंगे तो यहाँ पर कौन बैठेगा? आखिरकार हर्ष ने इस हरियाणा में जो थानेश्वर नामक स्थान है जहाँ पे पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई, इसी पुष्यभूति वंश में छठा शासक हर्षवर्धन हुए। उन्होंने 606 ईस्वी में राज सिंहासन पर उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। यानी उनका राज्याभिषेक कब हुआ? हर्ष का 606 ईस्वी में हुआ था और 647 ईस्वी तक उन्होंने शासन स्थापित किया था। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उन्होंने अपना कार्यभार यानी पदभार ग्रहण कर रखा था। उन्होंने कुल 41 वर्षों तक शासन किया था। हर्षवर्धन ने विचार किया, राजा तो बन गया हूँ, लेकिन मेरे इस शासन का जो साम्राज्य विस्तार है वो हरियाणा के इर्द गिर्द ही है, पुष्यभूति वंश सिर्फ हरियाणा के आसपास ही है। और अपने बड़े भाई का जो हत्यारा है शशांक, उसे भी तो एक तरह से दंड देना है। हर्ष अकेला यह कार्य नहीं कर सकता था। यह विचार कर हर्ष ने सोचा कि एक काम करता हूँ, पहले धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करता हूँ, अपनी सेना को संगठित करता हूँ, सुदृढ़ करता हूँ, उसके बाद शशांक को मौत के घाट उतार दूंगा। यह विचार कर हर्ष ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, कैसे भी करके पहले साम्राज्य विस्तार नीति के लिए मित्रता की नीति का अवलंबन करूंगा। यह विचार कर हर्ष अब इस बंगाल के गौड़ शासक शशांक को पराजित नहीं कर सकता है,
तो हमारे असम में कामरूप नामक स्थान है, वहाँ के राजा थे भास्कर वर्मा। हर्ष ने भास्कर वर्मा के साथ में मित्रता स्थापित कर ली। हर्ष और भास्कर वर्मा दोनों मित्र बन गए। हर्ष ने भास्कर वर्मा को कहा कि तुम मेरे साथ में मिल जाओ, तब हम दोनों मिलकर इस बंगाल के गौड़ शासक शशांक को पराजित कर देंगे। अब भास्कर वर्मा हर्ष दोनों के बीच में मित्रता स्थापित हो गई, लेकिन भास्कर वर्मा ने कहा केवल हम दो ही मित्र हैं, हम दोनों की सेना भी संयुक्त हो जाएगी, लेकिन यह बंगाल का गौड़ शासक शशांक बहुत ही शक्तिशाली है, हम दोनों मिलकर इसको अकेले कैसे पराजित करेंगे, तुम्हें और राजाओं की भी मित्रता हासिल करनी होगी। लेकिन दूसरे राजा हर्ष को मित्रता देने के लिए स्वीकार ही नहीं थे, मित्र बनाने को राजी नहीं हुए थे। आखिरकार हर्ष ने सोचा कि दूसरे राज्यों पर युद्ध करूंगा, फिर वहां आधिपत्य स्थापित करूंगा और उनकी सेना को अपनी सेना में शामिल कर दूंगा। यह विचार कर हर्ष ने पंजाब में जालंधर नामक स्थान है, वहाँ जालंधर के राजा थे उदित। हर्ष ने पंजाब में जालंधर नामक स्थान के जो राजा उदित थे उसे भी पराजित कर दिया और अपने अधीन कर लिया। तो इस प्रकार हर्ष ने पंजाब पर आधिपत्य स्थापित किया। अब इधर पाकिस्तान जो पहले सिंध प्रदेश के नाम से जाना जाता था, हर्ष ने सिंध के राजा को पराजित किया और उसको राजलक्ष्मी से वंचित कर दिया, यानी धनलक्ष्मी से भी उसको वंचित कर दिया। सिंध भी हर्ष का अधीन शासक साबित हुआ। अब हर्षवर्धन गए गुजरात में। पहले गुजरात वल्लभी प्रदेश के नाम से जाना जाता था, तो हर्ष ने वल्लभी के राजा थे ध्रुवसेन द्वितीय, वल्लभी के राजा थे ध्रुवसेन बालादित्य, उन्हें भी पराजित किया। बाद में ध्रुवसेन ने हर्ष की मित्रता को स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात हर्ष ने वल्लभी साम्राज्य के साथ में वैवाहिक संबंध भी कायम किए थे। तो इस प्रकार गुजरात पर भी हर्ष का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब आया सीमांत प्रदेश। हमारे भारत देश में सीमांत प्रदेश कौन कौन से हैं? जैसे हिमाचल प्रदेश है, उसके पास में उत्तराखंड है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, इन्हें सीमांत प्रदेशों के नाम से जाना जाता था। हर्ष ने इन सीमांत प्रदेशों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब हमारा मध्य प्रदेश आता है यहाँ पर, भारत के बीच में मध्य प्रदेश जो भारत का राज्य है, वहाँ के राजा थे माधव गुप्त। हर्ष ने मध्य प्रदेश यानी एमपी पर भी जीत हासिल की। मालवा, जो मालवा के नाम से जाना जाता था एमपी, वहाँ पर भी जीत हासिल की और एमपी के राजा यानी मालवा के राजा माधव गुप्त को भी अपने अधीन कर लिया। फिर आप देखिए कौन कौन हर्ष के अधीन है। जम्मू कश्मीर पर हर्ष का आधिपत्य था ही, पंजाब हरियाणा का राजा हर्षवर्धन है ही, इधर सिंध प्रदेश पूरा पाकिस्तान हर्ष के अधीन हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, असम के राजा भास्कर वर्मा थे वो हर्ष के अधीन ही हो गए, उन्होंने मित्रता पहले से स्वीकार कर ली। अब सब जनों ने मिलकर विचार किया इस बंगाल के शासक गौड़ शासक शशांक को मौत के घाट उतारना है। हर्ष ने सभी राज्यों की सेनाओं को अपनी सेनाओं में सम्मिलित कर लिया, भास्कर वर्मा को साथ लिया और बंगाल के गौड़ शासक शशांक पर आक्रमण कर दिया। और इस प्रकार बंगाल के गौड़ शासक शशांक को मृत्यु के घाट हर्षवर्धन ने मेन किसकी मित्रता से उसे पराजित किया था? भास्कर वर्मा के गठजोड़, हर्षवर्धन और भास्कर वर्मा के गठजोड़, इन दोनों ने मिलकर ही बंगाल के गौड़ शासक शशांक को मौत के घाट उतार दिया और अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला भी ले लिया। तो मगध पर, संपूर्ण असम और मगध साम्राज्य पर हर्ष का आधिपत्य भी स्थापित हो गया। शशांक को मौत के घाट उतारने के पश्चात पूरे बंगाल पर हर्ष का आधिपत्य स्थापित हो गया। हर्ष ने उड़ीसा पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। उड़ीसा जीत के बाद हर्ष ने बौद्ध सभा बुलाई थी। इस प्रकार संपूर्ण उत्तरी भारत का हर्षवर्धन एक तरह से स्वामी बन गया था, उत्तरी भारत का श्रेष्ठ सम्राट साबित हुआ था। हर्ष ने जम्मू कश्मीर पर आधिपत्य स्थापित किया, जिसकी पुष्टि बाण भट्ट के अभिलेखों से प्राप्त होती है। बाण भट्ट का कृत, उसके द्वारा रचित जो पुस्तक है वो हर्षचरित है, जिसमें बताया गया है जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनके पास में भगवान गौतम बुद्ध के दांत थे। हर्षवर्धन ने जम्मू कश्मीर के राजा से वो भगवान गौतम बुद्ध के दांत देने का आग्रह किया। राजा ने वो दांत देने से मना कर दिया। तब हर्ष ने जम्मू के राजा पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया
और उसके पास में जो भगवान गौतम बुद्ध के दांत थे वो दांत भी उससे प्राप्त कर लिए। तो इस तरह जम्मू पर भी हर्षवर्धन का आधिपत्य स्थापित हो गया था। हर्ष ने भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल पर भी आधिपत्य स्थापित किया, जिसकी पुष्टि हर्षचरित के अभिलेखों से प्राप्त होती है। नेपाल में हर्ष ने हर्ष संवत का प्रचलन किया था। नेपाल में हर्ष ने हर्ष संवत चलाया था। हर्ष इन पहाड़ी क्षेत्रों पर कर वसूल किया करता था, जिसकी पुष्टि चीनी विवरणों से भी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अभिलेखों में हर्ष को सकलोतरा पथनाथ, सकलोतरा पथनाथ, दक्षिण भारत के अभिलेखों में हर्ष को सकलोतरा पथनाथ अर्थात उत्तर भारत का स्वामी बताया गया है। हर्ष को अब कैसे भी करके सम्राट हर्ष को महाराष्ट्र पर भी जीत हासिल करनी थी। उस समय महाराष्ट्र में चालुक्य शासक राज करते थे। तो यहाँ पर चालुक्य शासक थे पुलकेशिनदित्य। अब इस पुलकेशिनदित्य को पराजित करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उत्तरी भारत की सीमाएं यहाँ महाराष्ट्र की सीमाओं से लगती थी। पुलकेशिनदित्य भी बहुत श्रेष्ठ सम्राट था, महत्वाकांक्षी राजा था, साम्राज्यवादी नीति में विश्वास करता था। हर्ष भी साम्राज्यवादी नीति में विश्वास करता था। आखिरकार पुलकेशिनदित्य और हर्ष के बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ था? पुलकेशिनदित्य और हर्ष के बीच में 630 से 634 ईस्वी के बीच में युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और पुलकेशिनदित्य के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हर्ष पराजित हो गया था, जिसकी पुष्टि हेनसोंग के विवरणों से और हर्षचरित के अभिलेखों से प्राप्त होती है कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हर्ष को असफलता का सामना करना पड़ा था। हर्ष के उत्तरी भारत में जितने भी शासक थे हर्ष के अधीन थे। वे हर्ष को कर देते थे, हर्ष के दरबार में उपस्थित होते थे, हर्ष को सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे। बदले में हर्ष वापस इन सभी शासकों को प्रशासनिक छूट देता था और अपनी तरफ से इन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता था। अब हर्ष की उपाधियां कौन कौन सी हैं? हर्ष की उपाधियां, हर्ष ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, सार्वभौम, एकाधिपति और चक्रवर्ती की उसने उपाधियां धारण की थी। तो इस प्रकार समस्त उत्तरी भारत पर हर्ष ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। अपने भाई के जो हत्यारे थे शशांक, उसे मौत के घाट उतारा। समस्त उत्तरी भारत के राजाओं से मित्रता स्थापित की, उन्हें अपने अधीन भी किया, उनकी सेनाओं को अपने साम्राज्य में शामिल किया। भास्कर वर्मा के साथ में गठजोड़ बनाकर ही उसने शशांक को पराजित किया था। पुलकेशिनदित्य के साथ में युद्ध हुआ, लेकिन दक्षिण भारत पर हर्ष ने आधिपत्य स्थापित नहीं किया। उसने उत्तर भारत पर ही आधिपत्य स्थापित किया था, इसीलिए वह उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता है। इन सभी उपाधियों से स्पष्ट होता है कि हर्ष में दैविक गुणों का समावेश था। धन्यवाद।